दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे। और 1956 में जब क्लेमेंट एटली भारत आए थे तो बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती ने बातों ही बातों में उनसे एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है आप लोगों ने किन वजह से भारत को छोड़ा था। तो क्लेमेंट एटली जवाब देते हैं कि हमने सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की वजह से भारत को छोड़ा था। उसके बाद पीवी चक्रवर्ती आगे पूछते हैं कि भारत की आज़ादी में आप महात्मा गांधी के योगदान को कितना समझते हो। तो क्लेमेंट एटली ने जो जवाब दिया वो बहुत ही शॉकिंग था, मिनिमल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक हमने जब भी आज़ादी शब्द का जिक्र किया है तो एक शख्स और एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें बार बार पढ़ाया गया, उस शख्स का नाम है महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमें बार बार पढ़ाया गया कि कैसे सत्य और अहिंसा के दम पर महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी और कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान है। पर क्या ये वाकई में सच है? क्योंकि अगर ये सच है तो फिर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कौन थे और इनका भारत की आज़ादी में क्या योगदान था? ये सभी फ्रीडम फाइटर का अलग अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इसी कड़ी में मैं आज बात करने वाला हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि कैसे सुभाष चंद्र बोस ने भारत के अंदर और भारत के बाहर रहकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और भारत को आज़ाद कराने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, जो कि उस वक्त बंगाल प्रोविंस के अंडर आता था। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था और उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही अमीर परिवार से आते थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के एक बहुत बड़े वकील थे और चूंकि वो एक वकील थे तो वो अपने बेटे को खुद के जैसा ही बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का एडमिशन कटक के एक बहुत बड़े यूरोपियन स्कूल में करवा दिया था, जहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ते थे और जाहिर सी बात है वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी। हालांकि उनकी माता प्रभावती देवी रिलीजियस थी तो इधर सुभाष चंद्र बोस को स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिल रहा था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आगे चलकर क्या बनने वाले हैं ये साल 1916 में ही पता चल गया था, जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे। दरअसल हुआ यूँ कि क्लास में एक बार टीचर्स लेक्चर ले रहे थे और इस दौरान एक टीचर ने भारत और भारत के लोगों के ऊपर कुछ गलत कमेंट कर दिए और ये उस वक्त कॉमन भी था। पर ये बातें सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई और इस बात पर उन्होंने उस प्रोफेसर को अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीट दिया। ये पहली बार था जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के नज़र में आए थे। इस दौरान उन्हें कॉलेज से बाहर भी कर दिया गया था, पर चूंकि वो एक अमीर परिवार से आते थे इसलिए उनका एडमिशन दूसरे कॉलेज में तुरंत हो गया, जहाँ से इन्होंने फिलॉसफी ऑनर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोस्तों, जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनके मन में देश सेवा की भावना बढ़ने लगी थी और वो जल्दी से भारत को अंग्रेजों से आज़ाद देखना चाहते थे। पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके पिता की जिद पर उनको इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर उनको दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा आईसीएस की तैयारी करनी थी। दोस्तों, उस वक्त भारतीयों के लिए आईसीएस की परीक्षा पास करना लगभग नामुमकिन जैसा था, लेकिन इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने उस परीक्षा को पास किया और उसमें टॉप भी किया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को कभी भी आईसीएस की परीक्षा में दिलचस्पी नहीं थी, उनको सिर्फ अपने पिता के सामने खुद को प्रूव करना था, जो कि उन्होंने कर दिया। और ये तब पता चला जब उन्होंने इंग्लैंड से अपने भाई शरद चंद्र के नाम एक पत्र लिखा। मेरे दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में मैं आईसीएस में नौकरी करके अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, उनके इस डिसीजन से उनके पिता, भाई, रिश्तेदार सभी शॉक में थे। उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का आईसीएस जैसी नौकरी को भी छोड़ सकता है। सुभाष चंद्र बोस के इस डिसीजन में उनकी माता प्रभावती देवी का उनको सपोर्ट मिला और फिर 22 अप्रैल 1921 के दिन उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी को ठोकर मारी और अपने देश भारत वापस आ गए। सुभाष चंद्र बोस जब इंग्लैंड से भारत आ रहे थे तो उस वक्त पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चरम पर था। पूरा देश जालियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत गुस्से में था। चारों तरफ बाइकआउट का सीजन चल रहा था और इन सब को जो शख्स लीड कर रहा था उस शख्स का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जैसे ही भारत आए तो वो सबसे पहले महात्मा गांधी से मिले। उनको महात्मा गांधी से मिलकर उनकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा नज़दीक से समझना था। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी से बहुत सारे सवाल भी किए और इस पहली मीटिंग में ही सुभाष चंद्र बोस को पता चल गया था कि दोनों के रास्ते अलग हैं। एक तरफ महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भारत को आज़ाद कराने में वो कुछ भी करने को तैयार है।
अगर वो ईंट चलाएंगे तो हम उनका जवाब पत्थर से देंगे। पर चूंकि सुभाष चंद्र बोस उस वक्त नए थे तो महात्मा गांधी के कहने पर वो कलकत्ता चले गए, जहाँ पर चित्तरंजन दास के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम करना शुरू किया। उनका सबसे पहला कारनामा तो उनके भारत आने के 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने दिसंबर 1921 में इंग्लैंड से आ रहे प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत विजिट को बाइकआउट करने का नारा दिया था, जिसके कारण उनको जेल भी हुआ था। ये पहली बार था जब सुभाष चंद्र बोस को जेल हुआ था। दोस्तों 1922 में चित्तरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को एक और काम दिया। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और चुनाव लड़ा और सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने इस काम को बड़े ही अच्छे से निभाया। उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में जितने भी सड़कों के नाम अंग्रेजी में थे उनको भारतीय नामों में बदला और भारत की स्वतंत्रता में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको एक एक करके सरकारी नौकरी देना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो कलकत्ता में एक बहुत ही पॉपुलर नेता बन गए। और उनके इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 1923 में उनको ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, जहां पर वो अपने न्यूज़पेपर स्वराज में अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा कारनामा 1927 में देखने को मिला, जब उन्होंने सैकड़ों वॉलंटियर्स को आर्मी की ड्रेस पहनाकर कलकत्ता की सड़कों पर एक परेड करवा दिया, जिससे कि सभी अंग्रेज सख्ते में आ गए। 1930 के दशक के दौरान सुभाष चंद्र बोस यूरोप चले गए थे, जहां पर इन्होंने बहुत सी देशों की यात्राएं की। इस यात्रा में वो इटली के नेता मुसोलिनी आदि से मिले और वहां के कई सारी आइडियोलॉजी को स्टडी किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे पहला बुक इंडिया स्ट्रगल को लिखा। दोस्तों ये बुक उस वक्त इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इंग्लैंड में इस बुक को बैन तक करना पड़ा था। अब दोस्तों आइए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के एक ब्यूटीफुल पार्ट की। दरअसल हुआ यूँ कि 1934 में जब वो इंडिया स्ट्रगल लिख रहे थे तो उनको एक टाइपिस्ट की ज़रूरत थी और उनके एक मित्र ने एक महिला को सजेस्ट किया। उनका नाम था एमिली सेंकल। एमिली सेंकल एक ऑस्ट्रियन महिला थी और काम करते करते ही सुभाष चंद्र बोस और एमिली सेंकल को एक दूसरे से प्यार हो गया और 1942 में उन्होंने गुप्त तरीके से हिंदू रीति रिवाज से शादी की और जिनसे कि उनको एक बेटी है, अनीता बोस। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बोस और गांधी जी की पहली मीटिंग में ये बात कंफर्म हो गई थी कि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। महात्मा गांधी जहाँ एक और सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पर यह मतभेद कभी भी इतने बड़े रूप में नहीं आया था। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो ये गांधी जी की भी इच्छा थी और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट भी किया था। पर जिस तरह सुभाष चंद्र बोस काम करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बोलते थे, तो ये गांधी जी को पसंद नहीं था। इधर 1939 की शुरुआत होते होते जब ये बात कंफर्म हो गई कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। उनका कहना था कि यही वो मौका है जब हम इंग्लैंड की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को तेज कर सकते हैं। पर ये बातें महात्मा गांधी को पसंद नहीं थी। महात्मा गांधी का कहना था कि हमें अंग्रेजों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पर चूंकि उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तो उनके ही फॉलोअर्स का बोलबाला था। उनके फॉलोअर्स को लग रहा था कि कोई ऐसा भी है जो महात्मा गांधी के सामने खड़ा हो सकता है, और ये महात्मा गांधी को भी लग रहा था। और दोस्तों इसलिए जब 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने का फिर से समय आया तो वो इस बात पर अड़ गए। वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बने। इसमें गांधी जी ने पट्टाभी सिद्धारमैया को अध्यक्ष पद के लिए उतारा और सबको साफ साफ कह दिया कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हार का मतलब उनकी हार। मतलब उस वक्त इस तरह का माहौल हो गया था कि अब सभी को लग रहा था कि यार अब तो पट्टाभी सिद्धारमैया ही जीत जाएंगे। पर जब रिजल्ट निकला तो ये बहुत ही शॉकिंग था। सुभाष चंद्र बोस 203 वोट से जीत चुके थे। इधर महात्मा गांधी और उनके सपोर्टर ने जब ये बात सुना तो उनके तो होश ही उड़ गए। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके ही पार्टी में उनके बिना कोई दूसरा अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गया। तुरंत कांग्रेस वर्किंग कमेटी में से 14 में से 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में करीब 20 साल तक रहे थे और इस दौरान उन्हें 11 बार जेल भी हुआ था। दोस्तों कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड पार्टी, जिसमें कि अब वो खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी लड़ाई लड़ सकते थे। और इसी क्रम में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया तो वो और उनकी पार्टियों ने मिलकर कलकत्ता में स्थित एक हॉलवेट स्तंभ को गिरा दिया। ये हॉलवेट स्तंभ भारत की गुलामी का प्रतीक था और ये स्तंभ जैसे ही गिरा तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पर दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस खास मौके में वो अंग्रेजों के जेल में रहे। उन्होंने जेल में रहकर आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को उनको 7 दिन के अंदर ही छोड़ना पड़ा। दोस्तों अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस से इस कदर डरते थे कि उनको छोड़ने के बाद भी उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया।
और इसमें भी वो अंग्रेजों को चकमा दे गए और अपने भाई शिशिर कुमार की मदद से वो भारत से बाहर चले गए। दोस्तों बस इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आज़ाद हिंद फौज ने भारत से बाहर रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और भारत की आज़ादी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।